first time member of parliament from Shirur. Please welcome Dr. Amol Kole on Be Blunt podcast. How are you doing, Amol Kole ji? I'm doing Jai Shivrai. I'm doing great. जय शिवराय। तो क्या बोलूँ मैं, खासदार जी बोलूँ, अमोल जी बोलूँ, दादा बोलूँ, भाऊ बोलूँ, क्या बोलूँ? सिर्फ अमोल जी चल जाएगा। ओके, तो मुझे एक बात बताइए अमोल जी, डॉक्टर आप, एक्टर आप, सांसद की पोएट्री के बाद पोएट आप, तो बाकी हम सब घर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेजर जिसे बोलते हैं। ये आप खुशी का मल्टीप्लिकेशन है। अगर डॉक्टर करके करियर करता तो दिन में 100-200 पेशेंट्स देखता। एक्टर करके जब काम करता था तो 1000 लोगों तक पहुंचता था। जब पॉलिटिशियन करके छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के अनुसार अगर कुछ काम कर पाऊंगा तो उस काम से लाखों लोगों तक सालों तक उनके चेहरे पे एक मुस्कान फैलेगी। सो आई ऑलवेज सी कि ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक आंसर। मतलब अमोल कोले एक्टर से आस्ते आस्ते पॉलिटिशियन बन गए हैं। अरे नहीं सर, मैं तो मतलब आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे कोई जिला परिषद मेंबर भी नहीं है मेरे फैमिली से। आई बिलोंग टू अ टिपिकल मिडिल क्लास फार्मर्स फैमिली। तो उसमें ना कोई मुझे, जिसे परिवारवाद की बात करते हैं, ऐसा कोई पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं है। ना मेरा कोई शुगर फैक्ट्री है, ना मेरी कोई बाहर कंपनी है, ना मेरा कोई ऐसा कोई बड़ी ठेकेदारी है, ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है। सो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जो मेरा वोटर है बेसिकली, जो देश की जनता है, मैक्सिमम जो देश की जनता है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक इसीलिए ईडी का डर भी नहीं है। जो आम आदमी जीता है वैसे जीता हूँ, वैसे रहता अच्छा, कभी ईडी का डर आता है? मतलब ऐसे कुछ है? सर क्यों आए? मतलब जैसे बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, दाढ़ी है लेकिन तिनका तो है नहीं, तो डर क्यों, किस बात का? जब एमबीबीएस आपने पूरा किया और क्या मतलब कैसे जाके आई को बोला कि मुझे एक्टर बनना है? एक्टिंग का शौक तो पहले से था। राइट फ्रॉम माय स्कूल एज आई वाज फॉन्ड ऑफ एक्टिंग। लेकिन अगेन वही बात होती है, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक स्टेबल ग्रेजुएशन की बहुत ज़रूरत होती है, और वहाँ पे भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक्टिंग किस चीज़ से खाते हैं, प्रोफेशन किस प्रकार से होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी पता नहीं। मैं मराठी में हमेशा कहता हूँ कि एक सेलिब्रिटी की लाईफ होती आहे ना, अळवावरचं पाणी असतं, जोपर्यंत सूर्यप्रकाश असतो तोपर्यंत ते चमकतं, आणि जेव्हा पान हलतं तेव्हा ते जमिनीवर पडतं। जब तक लाइमलाइट में हो तब तक का हो। तो ये जो क्षणभंगुरता होती है एक सेलिब्रिटी के लाइफ की या लाइमलाइट के लाइफ की, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आपको उसके लिए एक बहुत स्टेबल बैकग्राउंड चाहिए, एक फॉल बैक प्लान जिसे कहते हैं लाइफ में। तो ये फॉल बैक प्लान चाहिए। तो शुरू से आई वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। 10th में मैं मेरिट में था, 12th में मैं मेरिट में था। सो आई गॉट एडमिशन ऑन मेरिट सीट इन टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल। एमबीबीएस कंप्लीट करना ये तो पहली प्रायोरिटी थी। अब ये ग्रेजुएशन करके 3.5 साल तो मैं दोनों कर रहा था। मैं एक्टिंग भी कर रहा था और मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर में काम भी कर रहा था। और जब ये पता चला कि हाँ ठीक है भैया, अभी एक्टिंग फील्ड में थोड़ा बहुत हम सेटल हो रहे, फिर सोचा अब क्या करना है। तब मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, वो था राजा शिव छत्रपति सीरियल धारावाहिक जो 2008 के आसपास, 2008 में 2008 में आया था वो। और तब आई हैड टू शिफ्ट माई बेस टू करजत, जो एनडी स्टूडियो में जो स्वर्गीय नितिन चंद्रकांत देसाई है, उनका ये सपना था। और उन्होंने वो बहुत पुरजोर तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो छोटे पर्दे पे लाया, वो काबिल तारीफ़ है। और आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं उनके विजन का और उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा था। और फिर पूरा करियर चेंज हो गया, फिर फुल टाइम एक्टर बन गया। फिर डॉक्टर साहब एक्टर बन गए। जब आप केएम में थे, आपकी स्टडीज़ चल रही थी, ये अश्विनी वहिनी मिली कहाँ? शी इज़ माई बैचमेट, शी इज़ माई को एक्ट्रेस, एंड मोर देन दैट शी इज़ माई मिरर। बेसिकली आप जब भी ऊंचाइयों को छूते हो किसी भी करियर में, तब आपको एक आईना होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई प्राउडली से शी इज़ माई मिरर। क्योंकि मुझे याद है कि जब राजा शिव छत्रपति के सेट पे बच्चन साहब से मुलाकात हुई थी और बच्चन साहब ने मेरी तारीफ़ की थी, तो हर रिएक्शन वाज वेरी सिंपल, ओह ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू।
ये इतने रिएक्शन सिंपल कोई भाव नहीं, कुछ ये नहीं। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आईना होता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो भी आपकी सराहना होनी चाहिए, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो भी आपको वो गलती ट्रांसपेरेंटली दिखनी चाहिए, वो कवर अप नहीं मतलब होना चाहिए। दिखाने के लिए भी थोड़ा भाव एंथू लेवल हाई करके भी नहीं दिखाना है। शी इज़ वेरी लेवल हेडेड, शी इज़ वेरी लेवल हेडेड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पावरफुल घोड़ा होता है या मस्तवाल हाथी होता है, तो हाथी को अंकुश की ज़रूरत होती है और घोड़े को लगाम की ज़रूरत होती है। शी इज़ माय अंकुश एंड लगाम बोथ। जैसे लॉकडाउन तो सबका ही घर में गुजरा है, या यू आर इनटू पॉलिटिक्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थे तभी, तो घर में भी जब कोई वक्त गुजरा था ऐसे कोई हुआ कभी के वहीनी ने बोला हो कि थोड़ा झाड़ू मार लो और बर्तन वर्तन धोना है, ऐसे कभी कुछ किया कि? माय वाइफ बीइंग अ डॉक्टर, शी वाज was ऑल on द ground. टाइम ऑन कॉल, ओके, क्योंकि केईएम हॉस्पिटल में शी इज़ वर्किंग इन केईएम हॉस्पिटल, सो शी The वाज busiest that time. ऑन कॉल ऑल द टाइम। और ये होते वक्त वी वेर ऑल कॉन्स्टेंटली अंडर ये कि कब कोविड पकड़ेगा ये पता नहीं था, बिकॉज शी वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग 24/7, शी वॉज वर्किंग फॉर द पेशेंट्स। और ये होते हुए आई हैड टू लुक आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि आप खुद भी थे पब्लिक के बीच में क्योंकि उस वक्त। कोविड में बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ पॉलिसी डिसीजंस, आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं उसका हिस्सा बना। जैसे कोरोना के काल में फैबी फ्लू करके टैबलेट आई थी, Yeah. और ये फैबी फ्लू टैबलेट का पहला डोज जो था वो 16 गोलियों का डोज था। जब ये टैबलेट इंट्रोड्यूस हुई तो इसकी कीमत थी 105 रुपये। ओके, आई फॉलोड अप विथ हेल्थ मिनिस्ट्री, आई फॉलोड अप विथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और मैं इस गोली की कीमत पूरे देश लेवल पे 40 रुपये से कम कर पाया। वो There was some technical glitches in the approval process. I pinpointed those approval process, and ये गोली की कीमत, हर गोली की कीमत 40 रुपये से कम, हाफ हो गया। लेस देन कितने लोगों को फायदा हुआ? ये करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये थी कि जब कोरोना का वैक्सीन आया तो ये वैक्सीन के बारे में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CSR के माध्यम से शिरू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हमने 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कराया फ्री ऑफ चार्ज। वाह, सो दैट वाज अनदर बिग थिंग। थर्ड थिंग वाज कि यहाँ पे सब DCSCs थे, कोविड सेंटर्स थे, और DSC तो पूना शहर में था। तो ये DCSCs के लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, MD मेडिसिन डॉक्टर्स है, दो डॉक्टर्स पे ऑन पैनल्स, एक्चुअली ग्राउंड वर्क जो हो रहा था वो काफ़ी BMS BHMS डॉक्टर्स की वजह से हो रहा था। तो दीज डॉक्टर्स नीडेड अ प्रॉपर गाइडेंस, वेंटिलेटर कैसे यूज़ होता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, तो ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। अभी आप कई जगहों पे केसेस सामने आती है कि वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो कमर की हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है, पैर का और इसके जॉइंट का, हिप जॉइंट का, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम है, बिकॉज ऑल द डॉक्टर्स वर ट्रेन्ड कंटिन्यूसली, एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू KEM के डॉक्टर्स का पूरा जिन्होंने टीम, guide जो किया। ऑनलाइन ये ट्रेनिंग लेते थे इन डॉक्टर्स के लिए। सो ये सब चीज़ें चल रही थी, और बीच में तो फिर खाना बनाना हो, एक दूसरे का हाथ बटाना हो, ये चीज़ें तो कंटिन्यूसली चल रही थी। और मतलब इससे भी बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, कोविड वॉरियर बन के, मतलब अब ना बच्चों की फिक्र किया ना किसी की फिक्र किया, टूट पड़े ऑन ग्राउंड जाकर लोगों की मदद किया है, जी, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके। एक दूसरे में हर आए दिन कोई ना कोई क्वारंटाइन होता था हम दोनों में से। वी बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, वी आर फैमिली ऑफ ओनली 4, तो मियाँ बीवी बच्चे समेत इतना ही फैमिली है। बाकी लोगों ने जो फेस किया है वही हमने फेस किया है। तो अश्विनी सी, और लोगों को लगता है कि यार एक्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बहुत लाइफ लेविश होती है, लेकिन नहीं। मैं हमेशा मराठी में वापस मैं कहता हूँ, पद असताना त्याचा माज नको, पद गेल्यावर लाज नको। हाँ, ये बहुत सिंपल मतलब आपके अगर दिमाग पे आपकी पोजीशन चढ़ जाएगी तो आप खत्म आप हो गए, सेलिब्रिटी हो, और नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं आप पड़ता। सेलिब्रिटी हो या आप कोई बड़े नेता हो, ये जो बड़प्पन या फिर जो ऑरा के जूते हैं ना, ये दहलीज के बाहर निकाल के घर में जाओ, क्या बात है। इंसान बन के जाओ, तो आप घर वालों के होते हैं, तो आपके रिश्तों में वो जो एक गहराई होती है, वो रिश्तों की गहराई कंटिन्यू होती है, बरकरार रहती है। मुझे एक बात बताइए अमोल जी, आज भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालात इतने बुरे क्यों है, और वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा? सर, महाराष्ट्र की तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आप कैसे भूल गए कि गंगा मैया के किनारे जो लाशों का अंबार लगा था, वह कैसे भूल सकते हैं? पूरे देश में, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात कही जी,
कि हम IAS कैडर करते हैं, IPS करते हैं, IFS करते हैं, इतने सालों में हमने IHS क्यों नहीं किया? इंडियन हेल्थ सर्विसेज करके एक स्पेशलाइज सेक्टर क्यों नहीं आ सकता? हमारे देश की आबादी आज 140 करोड़ है। करोड़ है। और जैसे हम कहते हैं कि अन्न वस्त्र निवारा, अगर ये 3 हमारी बेसिक नीड्स है, तो वाई हेल्थ कैन नॉट बी आर बेसिक नीड? और हेल्थ की, और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आरोग्य का अधिकार होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम स्पेंडिंग देखें, नेशनल स्पेंडिंग देखें, तो हमारे बजट में हार्डली 2.5 से 3% स्पेंड, ये स्पेंडिंग सिर्फ हेल्थ पे होती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि हमारा मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन ये दारिद्र्य रेखा के नीचे रहता है। रूरल एरियाज़ में हमें उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है। स्पेशली आज भी हम प्रिवेंटिव मेडिकल केयर पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे बात करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। कोविड ने दिखाया, पूना जैसा एक बहुत डेवलप्ड सिटी है पूना, लेकिन पूना सिटी और पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी जो टर्शियरी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, ये सब उजागर हुई थी कोविड के दौरान, ये उजागर हुई थी। लेकिन कोविड के दौरान ये सब टर्शियरी हेल्थ केयर की नीड्स उजागर होने के बावजूद गवर्नमेंट्स ने इसमें कितना काम किया, ये सोचना पड़ेगा। हम कहेंगे रास्ते बनेंगे, पुल बनेंगे, इमारतें बनेंगी, मंदिरें बनेंगी, मस्जिदें लोग बनेंगी, नहीं रहेंगे। लोग तो रहने चाहिए उसके लिए, लोग और जिंदा उसके लिए होने हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट फ्लोट किया है, दैट इज़ इंद्रायणी मेडिसिटी। इस इंद्रायणी मेडिसिटी में देयर आर 26 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन वन कैंपस। मतलब पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक वो पूरा ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिटी टर्शियरी मेडिकल हेल्थ केयर इन वन कैंपस। ये प्रोग्राम और ये प्रोजेक्ट मैंने अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्लोट किया। इसके लिए अभी जो 300 एकड़ ज़मीन है, इसकी ये हो गया है, अभी अलॉट हो गया है। अभी बाकी चीज़ें तो गवर्नमेंट जो टॉपल अप हो रहा है, इसकी वजह से कुछ उसमें रोक लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी अ पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट फॉर एंटायर हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री। What is your best and funniest memory with Sharad Pawar ji? I got a call from Pawar साहब. It was छत्रपति संभाजी महाराज जयंती, बर्थ एनिवर्सरी पे मुझे फ़ोन आया, और पवार साहब ने मुझे बोला कि अरे मुझे कई लोगों से पता चला कि आपका बर्थडे है। मैं इतना कंफ्यूज हो गया, बोला नहीं सर मेरा तो 18 सितंबर को है। तो बोले आज का ये भूल गए क्या? लोग तो आपको उस नज़रिए से देखते। इतने बड़े कद का नेता, he keeps such a sense of humor and at the same time he is equally considerate. तो ये तो फनीस्ट था। और बेस्ट मेमोरी तो मुझे याद है कि डोकलाम में जब चीन घुसपैठ की बात हुई थी, उस वक्त पवार साहब ने he introduced us to some retired army professionals and some bureaucrats एम्बेसी के, और उन्होंने जो एक्चुअल सिचुएशन है उसका पूरा जायज़ा हमें दिया था। अच्छा। कि दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, ये यहाँ सिचुएशन है, येस वी आर इन ट्रबल, ऐसा उन्होंने सब दिखाया था। और इसके बाद उन्होंने एक ही लाइन बोली कि लेकिन हम लोग ये बात सरकार पे या अन्य किसी पे हम आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे सेना के मनोबल पे फर्क पड़ सकता है। क्या बात। मुझे लगता है कि सिर्फ विरोधी दल नहीं, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद मेरे सेना के मनोबल पे ये असर कर सकता है, ये भी सोच रखना। दिस सेंसिटिविटी इज़ ग्रेट, एंड दैट इज शरद पवार। दैट इज़ शरद पवार साहब। जब वो कृषि मंत्री थे तो भाजपा के कई सांसद गले में प्याज की माला लटका के आते थे और बोलते थे प्याज की कीमतें कम करो, प्याज की कीमतें कम करो। सर पवार साहब ने बोला कि आपके रोज़ के खाने में प्याज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो देखिए, और अभी जो प्याज उत्पादक किसान होता है वो छोटा किसान होता है, और उस छोटे किसान का जो नुकसान होगा अगर आप एक्सपोर्ट बैन लगाओगे तो बड़ा होगा। आज की तारीख में सर 2 दिसंबर को प्याज की कीमत मेरे किसान को मिल रही थी 40 से 45 रुपये किलो, उसको मिल रहा था। एक एकड़ में 12 टन प्याज मिलता है। जब 12 टन प्याज निकलेगा तो 12,000 इंटू 40, इसका मतलब 4,80,000 उसको मिलने वाले थे। 4,80,000 2 एकड़ में उसको मिलने वाले थे 9,60,000। इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने प्याज पे बैन लगा दी, अबॉलिश कर दिया। एक्सपोर्ट पे जैसे ही बैन लग गई सर, आज प्याज मेरे किसान को बेचना पड़ रहा है
10 से 13 रुपए किलो में। सर 40 से 10 रुपए 30 रुपए किलो के पीछे उसका घाटा है। 1 एकड़ के पीछे मेरा जो छोटा किसान है, 1 या 2 एकड़ वाला किसान, उसका जो नुकसान हो रहा है सर 30 रुपए किलो के पीछे, इसका मतलब 7,20,000 रुपए का उसका नुकसान है। और सरकार उसके जेब में 2,000 रुपये की किस्त डालते, 6,000 रुपये डालते हैं, बोलते हम किसान का सम्मान कर रहे हैं। और जबकि सुसाइड रेट्स पहले से और ज़्यादा बढ़ गए। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में 2,800 किसानों ने सुसाइड कर लिए। सर सुसाइड के अगर रीजंस आपको पता चले तो आंखों में पानी आता है। एक लड़का था, मुझे आज भी याद है, एक दिस इज़ अ क्लासिकल केस, कि बेटा 15 अगस्त को भाषण देने वाला था स्कूल में, और बाप अपने खेत के किनारे पे उसकी भाषण की रिहर्सल करता था। बेटे ने 1 हफ्ता पहले बोला कि बाबा मुझे भाषण देना है, तो नया यूनिफॉर्म बोला है। उस किसान भाई के पास अपने बेटे को देने के लिए नया यूनिफॉर्म नहीं था। 14 अगस्त को उस बाप ने सुसाइड कर ली थी। सोचिए, मतलब यूनिफॉर्म कितनी छोटी सी बात है, एक यूनिफॉर्म के लिए। और आप उस किसान को उसके जेब से 7,60,000 रुपये निकालते हो और बोलते हो ये किसानों की सरकार है। कोई नहीं लेकिन मुझे सोचता। बताइए ना कि फार्मर सुसाइड्स और फार्मर एट्रोसिटीज़ जो भी हो रही है, ये काफ़ी सालों से हो रही है, वो आज तक सॉल्व नहीं हुई। एज वन लाइन बोले तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज ही रिस्पॉन्सिबल है? जैसा मुझे याद है 2014 में आदरणीय मोदी जी ने यवतमाल में चाय पे चर्चा में बोला था कि एमएसपी लागू होगी। मिनिमम सेविंग सर किसान को 6,000 रुपया नहीं चाहिए, किसान को एमएसपी चाहिए। राइट। अगर जिस कैमरा पे आप शूट कर रहे हो, ये कैमरा की कंपनी को आप बोलोगे कि भैया आपकी कैमरा की उत्पाद खर्चा कितना भी हो, लेकिन हमें तो इतने रुपए में ही कैमरा चाहिए, कोई देगी कंपनी? जो मोबाइल आपके हाथ में, ये मोबाइल कंपनी कोई देगी? नहीं। अगर ना कोई मोबाइल कंपनी देगी, ना कोई सोफे वाला देगा, तो किसान क्यों दे रहा है? यही तो किसान का कहना है। और एक बॉटम लाइन है, अगर उगाने वाला उगाएगा ही नहीं तो खाने वाला खाएगा क्या? नोट नहीं खा पाएंगे आप, सोना नहीं खा पाएगा। तो जो अन्नदाता है उसकी जो मांग है कि जो उसका लागत का खर्चा है, उस लागत के खर्चे में बोलिए ना। 2013 में सर, वापस मैं प्याज पे आता हूँ, या सोयाबीन लेते हैं, बिकता था 4,500 रुपये क्विंटल पे। आज सोयाबीन बिक रहा है 4,000 रुपये क्विंटल में। जिस सरकार ने किसान की आय दुगनी होने की बात की थी, वो 2013-14 की भी कीमत नहीं दे पा रहा है। लेकिन 2013 में पेट्रोल डलता था 60 रुपये में, आज 100 के पार हो गया। एनालाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है? अगर आपका ये पॉडकास्ट रूरल एरिया में लोग देखेंगे तो रूरल एरिया के कई यूथ मुझसे सहमत होंगे। सर आज मेरे रूरल एरिया के युवा की उम्र 27, 28, 30, 32 साल हो गई है। सर शादी के लिए लड़की भी नहीं मिल रही है। Because they are not doing anything. या अगर आप खेती करते हो, सर खेती करते हो तो आपके साथ रिश्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए राहुल जी ने जो अभी ऐलान किया है कि इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद किसानों को एमएसपी दी जाएगी। ओके। सर ये एमएसपी जब तक नहीं आती तब तक किसानों का भला नहीं होगा। यार एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, ये मैं सोच के नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब यू हैव वेरी गुड रीडिंग अबाउट फार्मर्स एंड मतलब है ना, एकदम फार्मर का लीडर मैं बोल सकता हूँ। अमोल कोले, फार्मर, पुअर पीपल एंड गरीबों का नेता। सर किसान का बेटा हूँ, अगर किसानों की बात नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? मैं आई एम रियली वेरी इम्प्रेस। वही मासूमियत। मुझे एक बात बताओ, ये ईमानदारी इतनी मासूमियत के साथ कैसे चलेगी पॉलिटिक्स? सर यही तो मेरे आने वाली पीढ़ियों को अपेक्षा है कि आने वाली पीढ़ी ईमानदार पॉलिटिशियंस देखनी चाहती है। पॉलिटिक्स में पैसे ज़्यादा कमाएं या फिर एक्टिंग में? सर पॉलिटिक्स में पैसे कमाए मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी ज़्यादा होती है एक्टर की? सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो होती है वो तो सिर्फ आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर अंतर देख लोगे तो आपको डीजल के बिल्स देता हूँ, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, बट एक्टिंग में पैसा ज्यादा है ना फिर, ऑफ कोर्स। प्रोफेशन। हाँ मैं बोल रहा हूँ इफ यू कंपेयरिंग फीस ऑफ एक्टिंग एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स एक्टिंग ज्यादा होगी। पॉलिटिक्स इज नॉट माय पर डे ज्यादा है ना एक्टिंग में। डेफिनेटली। कई लोग बोलने लगे अच्छा ये भी एक्टर पॉलिटिशियन बन गए, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। सर आई कैन प्राउडली से इन माई फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, पहली टर्म में आई हैव वन संसद रत्न अवार्ड 3 times। यार वो भी आप जब जीते थे 2019,
मतलब जहाँ सबके विकेट जा रहे थे। दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू पीपल फ्रॉम माय पार्लियामेंट्री आई थॉट कॉन्स्टिट्यूंसी। अजीत पवार बोलोगे। सर वोट तो मेरा मतदाता देता है, जनता वोट देती है। ओके, जनता जनता। सो whenever I stepped on that green carpet of लोक सभा, मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि ये जो 22.5 लाख लोग हैं, इन्होंने मुझे चुन के दिया है, तो जब भी मेरी आवाज़ पार्लियामेंट के फ्लोर पे गूंजेगी तो ये आवाज़ आम जनता की आवाज़ होनी चाहिए। और मे बी दैट इज़ द रीज़न आई वन संसद रत्न अवार्ड 3 times, फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट एनसीपी, नेचुरल करप्ट पार्टी, और उसके बाद ही जो है अब एनसीपी के काफ़ी लीडर्स जो है उनके साथ में गवर्नमेंट में आज बैठे हुए, इंक्लूडिंग अजीत पवार। सो व्हाट इज योर स्टेटमेंट ऑन दिस? दे मस्ट बी हैविंग सम इंटरेस्टिंग एंड टेरिफिक वॉशिंग पाउडर, क्योंकि जब भी कोई नेता बदल जाता है, विपक्ष का नेता जब भी बीजेपी में जाता है, सर आप देखिए सेंट्रल एजेंसीज की जितनी कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई होती है तो 85% कार्रवाई जो होती है वो विपक्ष के नेताओं पे होती है। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होने तक या जब तक विपक्ष का नेता अपना पाला नहीं बदल लेता, जब तक बर्दाश्त कर तब सकता तक बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं, सब आता है। लेकिन जितने लोगों ने ये पाला बदल लिया है, जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उनमें से कितने नेताओं पर सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई कंटिन्यू रही है? मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप इस पे एक शोध पत्रकारिता करिए, कितने नेताओं पे हुई है। जैसा उन्होंने बोला था कि इट्स नेचुरली करप्ट पार्टी, और जितने लोगों पे उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो सब लोग अब उनके साथ हैं। तो जो सुप्रिया ताई बोलती है वो बीजेपी का फुल फॉर्म होना चाहिए क्या? इट्स अ भ्रष्ट जुमला पार्टी। राइट। ये तो आप सिर्फ जुमले बताते हो, ये करप्ट है, ये है, और जैसे ही वो पाला बदल लेता है वो साफ सुथरे हो जाते हैं, वो आपके एसेट हो जाते हैं। ये आम जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है। इस बार लोग फिर मोदी जी की गारंटी को खरीदेंगे? सर मुझे लगता है कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके, बीट फ्रॉम प्रिंट मीडिया, बीट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बीट ऑन होर्डिंग्स, जो गारंटी 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 पता चल रहा है ना, आम जनता ने ठान लिया है इस बार जनता की गारंटी है, बीजेपी पावर में नहीं आएगी। ओके। ये जनता की गारंटी है कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी पावर में नहीं आएगी, बट जनता की। पोल के जो ओपिनियन पोल्स है उसके फिगर्स तो कुछ अलग ही बताते हैं। सर ओपिनियन पोल्स के फिगर अलग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद का माहौल अलग होगा। आप किसी भी किसान से जाके पूछिए, आप किसी भी ग्रामीण वर्ग के युवा से जाके पूछिए, आप शहरों में जो मिडिल क्लास आदमी बसेरा करता है उससे जाके पूछिए, उसके हाथ में मिला क्या? पिछले 10 साल में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से कहाँ गया, ये हर कोई सोचेगा, हर कोई देखेगा। फिर वो गैस सिलेंडर हो, फिर वो महंगाई हो। महंगाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है सर। 2014 में जो महंगाई की मार, तो क्या मिडिल क्लास आदमी को महंगाई की मार पता नहीं चल रही है? उसको भी पता चल रही है, लेकिन जनता की लाठी को, जैसे भगवान की लाठी को लाठी आवाज़ नहीं करती। अच्छा बताओ फिर वैसे जनता कितनी की सीट आवाज़ आएगी बीजेपी की आपके हिसाब से? कितनी सीट आएगी? सर, मुझे 400 नहीं पार लग- होगा? अरे सर 400 पार नहीं, ये तो वो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन जनता का कहना है कि अब की बार फुसका पार। ओके। सर नीचे से शुरू किए, केरला में नहीं है बीजेपी, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। लेकिन फिर मेजोरिटी आती कहाँ से? पिछली बार भी सर यही जो हालत ऊपर थे। की, वही मैं बोल रहा हूँ, पिछले बार जो 303 थे, जो 41 महाराष्ट्र से एनडीए को मिले थे, सर अगर अब की बार 400 पार होता तो आपने जो अभी 400 पार वाकया तो बोला, नामुमकिन है। तो इस प्रकार से एनसीपी में तोड़फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी? शिवसेना में फोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अभी जो कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ गए, क्या ज़रूरत थी सर? अगर 400 पार है तो जो उन्होंने बिहार में किया वो करने की क्या ज़रूरत थी? अगर 400 पार जाते तो हरियाणा के सीएम का इस्तीफा लेने की बहुत क्या अच्छी बात ज़रूरत बोली थी? कि क्या 400 पार के स्टेटमेंट से मोदी जी का ये इंडिकेशन है कि आर वी गोइंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप, जहां उनको अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है? सर बेसिकली ये तो बात सब लोग, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। आप बताइए कि कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है इसको स्वायत्तता बची है? ये लोग देख रहे हैं, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 400 पार यह सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई का एक प्रयास है। ओके। वरना सर बिहार की आज आप परिस्थिति देखिए, पश्चिम बंगाल की आज आप परिस्थितियाँ देखिए, झारखंड की आज आप परिस्थिति देख लीजिए,
जहाँ बीजेपी ने एक बार झारखंड हो, हरियाणा हो, जहाँ पे क्लीन स्वीप किया था, अब वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है, तो 400 पार आने का सवाल ही नहीं बनता। You are so confident by your face. Tell me one thing. You did the political bombing on नीलेश लंके और वो जो आपने एंट्री करवाई वसंत मोरे की, तो क्या ऐसी और धमाके अभी करने वाले हो सर, वो आने तो वाले बहुत कुछ आने दिनों वाले में? हैं, बहुत आने वाले हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के कार्यकर्ता हो या एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता हो, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आज महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र का आम आदमी जानता है कि पवार साहब का क्या कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के लिए रहा है पिछले 55 साल। आज जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, यहाँ बाजू में आईटी है, जो हिंजवड़ी आईटी पार्क है, किसने लाया सर? अब पूना जिला में बैठ के अगर हम बात करते हैं तो चाकंड का एमआईडीसी किसने लाया? इवन बारामती रांजनगांव का एमआईडीसी किसने बहुत लाया? अच्छा बनाया उन्होंने। कुरकुम का एमआईडीसी किसने लाया? ये सब जो आया है किसानों के लिए जो बातें हुई, सर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने डैम हैं, इन डैम की वजह से तो जो हमारे किसान हैं उनका भला हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। बावजूद इसके कई लोगों ने एक डिसीजन ले लिया, लेकिन जब लोकसभा का सीट शेयरिंग का मसला आया, तब जब उन्हें पता चला जिन पे भरोसा करके उन्होंने ये डिसीजन लिया था, उनकी हालत ऐसी थी कि पहले वो डिसाइड करते थे कि इस सीट से ये लड़ेंगे, इस सीट से ये लड़ेंगे। अब जाके उनको दिल्ली के दरवाजे में जाके खड़ा रहना पड़ता है कि हमें 4 सीट दो, हमें 6 सीट दो। अगर जिन पे भरोसा करके आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, उनका ही वजूद अगर इस प्रकार से सामने आता है, तो ऑब्वियसली नीचे के कार्यकर्ताओं में ये संभ्रम पैदा होता है, संभ्रम उत्पन्न होता है। और अगर लोकसभा में ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो विधानसभा में ऐसे ही होगा। ऐसे ही होंगे। तो क्यों नहीं वो डिसीजन बदलेंगे? और ऐसे धमाके बहुत होंगे। सो मुझे बताइए कि जैसे एनसीपी के टूटने से नुकसान तो हुआ डेफिनेटली, जैसे अजीत पवार एंड जो कंपनी जब निकली तो एनसीपी को डैमेज हुआ, शरद पवार जी को जो डैमेज हुआ वो हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है उसका पॉजिटिव साइड ये है कि उससे आपका पॉलिटिकल कद भी बढ़ा? सर देखिए, मैं ये कैलकुलेट नहीं करता। See, you can't deny it now. मैं ये in a positive way. Perfect, in a positive way, this is true, but more than that, what is important is कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसा किसान के घर में, मतलब उज्ज्वला योजना तो जुमला है, लेकिन आज भी चूल्हा होता है। चूल्हे में जो अंगार होता है ना, वो अंगार पे राख जमा होती है जी। मुझे लगता है इस इंसिडेंस ने ना उस राख को हटा दिया और उन अंगारों को वापस प्रज्वलित किया है। ऐसा जनता के मन में आदरणीय पवार साहब के बारे में हुआ है। आज भी आप जाते हो पवार साहब के साथ, मैं जब भी महाराष्ट्र में घूमता हूँ तो देखता हूँ सर, कोई बर्तन मांजने वाली अगर कोई महिला रोड तक भाग के आती है पवार साहब के दीदार करने के लिए, तो ये पवार साहब ने 55 साल में क्या किया है ना, इसका ये प्रतीक है। आज जिस तरह की राजनीति जो चल रही है, जैसे आज की राजनीति में भाषा का जो प्रयोग हो रहा है या जो बदले की राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर दिस इज़ तो वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये इंस्टिल कहाँ से हुआ? मुझे लगता है 2014 के बाद देश की राजनीति ने एक करवट ली है। देश की राजनीति एक अलग पैमाने पे चलने लगी है, देश की राजनीति अलग परिमाणों पे चलने लगी है, और एक परसेप्शन पॉलिटिक्स का एक जो भूमिका है, ये भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब लोग पिछले 10 साल में उब चुके हैं, इन बातों से उब चुके हैं, और फिर वो वापस आइडियोलॉजी जो है, इंडिया की आइडियोलॉजी जो है, मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडिया ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, इस पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है कि दिस एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स इज़ नॉट लीडिंग आवर कंट्री एनीवेयर। बहुत सिंपल सी बात, आपने अभी पूछा था कि क्या आर वी गोइंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप और आर वी गोइंग टूवर्ड्स ऑटोक्रेसी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है फॉर ऑल द यूथ जो आईटी में काम कर रहे हैं या अदर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। सर बीच में चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा गई और इसलिए चाइना से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकली, ठीक है सर। एक तरफ परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा था कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विश्व गुरु, G20 समारोह का इतना बड़ा आयोजन हुआ, सब हुआ, ये एक परसेप्शन एक तरफ। लेकिन चाइना से जो कंपनियां निकली, उनमें से कितनी कंपनीज भारत में आई सर? आंकड़े निकाल के देखिए सर। ये कंपनीज मैक्सिको में गई, ये कंपनीज इंडोनेशिया में गई, ये हांगकांग में गई, लेकिन इंडिया में नहीं आई। इंडिया में नहीं आई, इसका रीज़न ये है कि अ कंट्री विच कैन
shift towards autocratic way never attracts foreign Investors. investments, never attracts MNCs। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो वायदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने किया था सालाना 2 करोड़ रोजगारों का, वो कहीं पे भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो कंपनीज भारत में नहीं आई बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो इन इंडिया, ये डायरेक्टली जोल्ट है मेरे सब युवाओं के उन सपनों पे जो अपने रोजगार का सपना देख रहे थे। जैसे एजुकेशन, जॉब, फार्मर, वुमेन एट्रोसिटीज, ब्लैक मनी, कम्युनल टेंशन, ये क्या 2014 के बाद इसकी शुरुआत हुई है? शुरुआत नहीं हुई, लेकिन इसमें बढ़त, बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़त 2014 के बाद आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरी बात यह है, 2014 का सर आप एक नज़ारा देखिए, सोचिए, आई टेक यू टू दिस फ्लैशबैक। 2014 में जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे सब टोपी पहन के घूम रहे थे, मैं भी अन्ना, हम लोग बोल रहे थे लोकपाल बिल आना चाहिए। क्या है सर लोकपाल का सिचुएशन आज? मोदी जी सत्ता में आए थे, तब सत्ता में मोदी जी ने बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको चिढ़ है, हर कोई जानता था, हर कोई चाहता था कि इस स्थिति में बदलाव हो। तब बहुत बढ़ चढ़ के बातें हुई थी, 2G स्पेक्ट्रम की बातें हुई थी, कोयला घोटाले की बातें हुई थी। सर उसके बाद पूरी इंक्वायरी के बाद क्या सत्य सामने आया? बाद में जिस पे सरकार बदली उसमें बाद में स्टेटमेंट आया कि घोटाला हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है, 2014 में जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल हो रहा था, जिस प्रकार से मीडिया बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, क्या मीडिया उस आज़ादी से आज बोल रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप बात करें सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये देखिए, ये कंपनीज़ के कुछ नाम हैं, इन पे सेंट्रल एजेंसीज़ की रेड कब पड़ी और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब खरीदे। ये देखिए सर, DLF ने उन पे रेड हुई 25 जनवरी को, उन्होंने बॉन्ड खरीदे 9 अक्टूबर को। IFB एग्रो पर रेड पड़ी 25 जून को, उनकी बॉन्ड खरीदी की तारीख है 8 अक्टूबर। यशदा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल को भी बॉन्ड खरीदने पड़े, रेड की डेट है 26 दिसंबर, अप्रैल 2021 में इन्होंने बॉन्ड खरीदे। उसके बाद चेन्नई ग्रीनवुड्स, जुलाई 2021, रेड की तारीख 5 जनवरी को इन्होंने बॉन्ड खरीदे। माइक्रो लैब, कल्पतरु प्रोजेक्ट, डॉक्टर चलो मैं रेड्डी, सब एक लिस्ट है कंपनी आपको और बताता हूँ जिसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है 200 200 करोड़ 200 और करोड़ उसने बॉन्ड खरीदे 1300 करोड़ के। कैसे हुआ सर? कोई नहीं बोलेगा इस पे। क्या जनता अब भी ये मानेगी न खाऊंगा न खाने तो दूंगा, ये क्या प्रिंसिपल एज फॉलो हो रहा है? अपोजिशन आप लोग इन चीज़ों को लोगों के सामने रखने में कहीं कमी हो रही है या कहीं कम पड़ सर रहा है? एज अ ऑपोजिशन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट वी नीड इक्वल सपोर्ट फ्रॉम मीडिया। इज मीडिया इक्वली सपोर्टिंग अपोजिशन? जो 2014 तक मीडिया अपोजिशन के हाथ में हाथ मिलाकर सरकार पे एक अंकुश रखने का काम करती थी, बट अब वही अब मीडिया मीडिया चरण चुंबकता नहीं कर रही सरकार की। राइट। सर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वही अगर सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिलाए तो विपक्ष ने क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी मैं आप जैसों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप पॉडकास्ट के ज़रिए होता है, कई लोग सोशल मीडिया के ज़रिए होता है, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए होता है, लेकिन लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँच रही है, लोग ये जान रहे हैं। अब जाके हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जिसे हम चुनाव कहते हैं वो मनाने जा रहे हैं। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में पिछले 10 सालों में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, ये कितने रिपोर्टर्स से, कितनी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे रूबरू हुए? 0 आई गेस। सर यही बात तो मायने रखती है। लोकतंत्र जन की बात सुनने के लिए होता है, मन की बात सुनाने के लिए नहीं। और तो चैनल बन गया है पूरा मन ये की तो बात। मन की बात ही सुननी पड़ती है, जन की बात कब सुनेंगे? अगर जन की बात सुनते तो मैं वापस प्याज पे आऊँगा। पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र के एक किसान ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के खुदकुशी की। ओ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अगर जन की बात सुनते तो अनियन पे एक्सपोर्ट बैन नहीं आता। तो जो सडनली पॉलिटिकल लीडर्स जो है एक सिंबल पे चुन के आते हैं और फिर वो जो है दूसरे सिंबल पे छलांग मारते हैं। ओके, तो यहाँ पर वोटर्स क्या करें? ये वोटर्स के साथ फ्रॉड नहीं है? सर 101% ये वोटर्स के साथ फ्रॉड है। लेकिन अभी जिस प्रकार से निर्णय आ रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर ने जो निर्णय लिया उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, आपत्ति उन्होंने भी उस पर जाहिर की है।
और इस प्रकार से अगर स्विच होता है तो हमें सोचना पड़ेगा। हम मतदान करते हैं सर, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि अगर राइट हैंड से कुछ दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। तो ये अभी नहीं होना चाहिए मतदान के लिए, ये मत हक है और ये जिम्मेदारी है हमारी। हम मतदान नहीं कर पाएंगे और नहीं करना चाहिए, हमें जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करनी क्योंकि चाहिए। वी आर चूजिंग दैट सेवक और सर्वेंट हु लेटर बिकम द किंग। सर मणिपुर जैसा एक स्टेट, उसमें इतनी बड़े पैमाने पे हिंसा होती है दैट वाज और प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोलते। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा तहलका मचा है, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोलते। तो क्या नहीं बोलना चाहिए उन्होंने? बिल्कुल उनकी अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र में ये लोगों के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है, जो आपकी जवाबदेही है, इससे अगर आप मुंह फेर लोगे तो जनता क्यों नहीं आपसे मुंह फेर लेगी? अजीत पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। नो सर, ही इज़ अ वेरी बिग लीडर, ही इज़ अ वेरी बिग लीडर। आई एम अ वेरी, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। जैसे मैं शुरुआत में बोला सर, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। राइट। तो कोई बड़ा नेता मुझे बोलेगा तो मैं नहीं बोल सकता उल्टा कि मेरे पास ना कोई शुगर फैक्ट्री, ना मेरे पास लोड्स ऑफ मनी। सर कुछ नहीं है मेरे पास, आम जनता ही मेरी ताकत है। अगर आम जनता मेरी ताकत है तो जवाब मैं नहीं, मेरी जनता देगी। क्योंकि अगर हैड पॉलिटिक्स नॉट बीन माई कप ऑफ टी तो आई वुड नॉट हैव वन संसद रत्न अवार्ड फॉर 3 टर्म्स, 3 टाइम्स। ट्रू। और जैसे और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपने पूछे। जैसे अजीत दादा ने बोला, तो अजीत दादा के जो पार्टी प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर तटकरे, ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो माई पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इज बेटर, वे बेटर than your state president who also happens to be a member of parliament. So is politics not cup of my tea? So I think these figures are self-explanatory. When a newspaper like Hindustan Times did a survey of first term MPs, so I got 3rd rank in entire nation. वाह। सो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली आप जवाब दे ही रहे हो, मतलब। और आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि अब आपको सेकेंड टर्म के लिए आगे बढ़ना है। सर चैलेंज मतलब ये जनता का निर्णय होगा और जनता डिसाइड करेगी। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24.5 लाख पीपल हु आर वोटर्स इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। सो आई फील दीज 24 लाख पीपल होल्ड मच बिगर पावर देन एनी बिग लीडर इन द स्टेट। Do you still want Ajit Pawar and Sharad Pawar ji should come together and work as one NCP? सर किसी भी फैमिली में दरार हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में आमना सामना हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो भगवान कृष्ण है उनकी सलाह सबसे बड़ी होती है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और उस प्रकार से अब जब मुकाबला ये है तो इफ़ एंड बट इस पे बात करने की कोई मायने नहीं रखता ये बातें। अब द सिनारियो इज़ वेरी क्लियर। पवार साहब इज़ स्पीयर हेडिंग द कैंपेन एंड वी आर स्ट्रांगली विद ऑनरेबल पवार साहब। नॉट ओनली वी, जैसा आपने बोला कि पार्टी में ये होने के बाद कुछ हानि हुई, लेकिन ये सिर्फ लीडर्स की हानि हुई है। आम जनता से आप पूछे, आम जनता पवार साहब के पीछे खड़ी है। ओके। सो वी आर हेडिंग। मुझे बताइए कि अभी बुलक का रेस बैन आपने ख़त्म किया, बाईपास का काम कर लिया, नेशनल प्रोजेक्ट्स किया, कंप्लीट किया, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स, वुमेंस के लिए आवाज़ उठाई, सारा कुछ। अब नई क्या चीज़ें हैं जो आप शिरूर की जनता को ऑफ़र करेंगे इस इलेक्शन में? सर इस इलेक्शन में बेसिकली इंद्रायणी मेडिसिटी का जो प्रोजेक्ट मैंने बोला, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये एक मेरी प्रायोरिटी है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया ये ट्राइबल बेल्ट भी है। ओके। स्पेशली खेड़, अंबेगांव, शिरूर, इन 3 तहसील में। तो इसमें हमने राष्ट्रीय वनौषधि संशोधन केंद्र का प्रस्ताव दिया है जिसका DPR आयुष मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए। और अगर ये आता है तो मेरे ट्राइबल एरिया में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, दो बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अपोजिशन, ऑनरेबल गडकरी साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से 19,500 करोड़ के प्रोजेक्ट शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। वाह। तो ये प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से और जल्द कंप्लीट हो।
ताकि जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन है, स्पेशली चाकन का ट्रैफिक कंजेशन है, पुणे नगर का और वाघोली के सेक्शन का जो ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन सॉल्व हो जाए, इसके लिए प्रयास मैं करूँगा। और जो हमारा पूना नासिक रेलवे का प्रोजेक्ट है, पिछले 25 साल से सिर्फ लोग सुन रहे थे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ने इसका प्रेजेंटेशन रखा। और उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अप्रूवल हो, फिर रेलवे बोर्ड का अप्रूवल हो, फिर प्लानिंग कमीशन का अप्रूवल हो, एक्सपांशन कमेटी का अप्रूवल, ये सब हो चुका है और सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल के लिए फाइल अटकी है। तो ये कैबिनेट अप्रूवल जल्द से जल्द हो और पूना नासिक रेलवे का काम शुरू हो, ये मेरे प्रायोरिटीज़ रहेंगे। जब धर्म की राजनीति, जो आजकल जो धर्म की राजनीति हो रही है, ये सांसद तक जब पहुंचती है तो हाउ इट्स हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी? सर इसीलिए तो हम एक आशा की किरण जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बोला कि हाँ, वो सुनना है, वो पोयम सुननी है। मैं रहूँ ना रहूँ, तुम रहो ना रहो, ये देश देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, मेरा देश देश रहना चाहिए। क्या बात है। मैं किसी भी धर्म में पैदा हुआ हूँ, वॉज नॉट इन माई हैंड। मैं कोई एंट्रेंस देके पैदा नहीं हुआ। येस, आई एम बॉर्न हिंदू, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, मुंह पे बोलता हूँ सर, आई एम प्राउड टू बी हिंदू। लेकिन अभिमान और अभिनिवेश, इसमें एक फ़र्क होता है। और मेरा धर्म मेरी दहलीज़ के अंदर होना चाहिए। दहलीज़ के बाहर कदम रखते ही मैं सिर्फ भारतीय होना चाहिए। अगर मैंने भारतीय होने की ठान ली तो मुझे लगता है फिर देश देश बन के रहता है। तो धर्म की राजनीति के बारे में मेरा यही कहना है, यही मानना है कि अगर देश बचेगा तो धर्म बचेगा। You're too good, yaar. And people say it's not your cup of tea. Seriously, yaar. Now though I am also getting inspired from you, but I will not. I'm sure I will not come into politics. योगी आदित्यनाथ said कि काशी मथुरा जो है वो मुस्लिम्स को खाली कर देना चाहिए। Your take on that? सर मुझे ऐसा लगता है कि आज योगी जी और ये सब बातों में बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हम उस भूमि से आते हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज की रहने की वजह से मंदिरों में भगवान कायम रहे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये कभी नहीं कहा था, तो हम ये इसको कैसे अनुमोदन दें? छत्रपती शिवाजी महाराज का एक प्रिन्सिपल था की 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र आणून एका विधायक कार्यासाठी प्रेरित करणं, हा छत्रपति शिवाजी महाराज वेरी कंस्ट्रक्टिव थॉट। और शिवाजी महाराज के राज्य में कोई एक धर्म नहीं था। ही वॉज राजा फॉर सर्वधर्म संपन्न। सर जो इस मिट्टी को माँ मानता है और मातृभूमि को, राष्ट्र को अपनी माता मानता है, वो हर कोई मुझे लगता है भारतीय है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख है। आप लास्ट टाइम के अपने रनर अप अडलराव पाटिल को अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं? सर ही इज़ अ गुड पर्सन, बेसिकली ही हैज़ अ गुड सक्सेस स्टोरी इन हिज पर्सनल लाइफ। पर जब वो राजनीति में बात आती है, तो जब महाराष्ट्र में और मराठी आदमी के दिल में निष्ठा, इस शब्द का कितना महत्व है, ये अभी पता चल रहा है, सब जगहों पे पता चल रहा है। और जब उनकी उम्मीदवारी फाइनल होगी तब उन पर कमेंट करना ज़्यादा लाजमी होगा। तो क्या अडलराव पाटिल का मैदान में आना आपकी जीत निश्चित कर देगा? सर कोई ना कोई कैंडिडेट, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, तो कोई ना कोई कैंडिडेट तो आने ही वाला है। और कोई ना कोई कैंडिडेट अगर आने वाला है तो जीत निश्चित है या नहीं, ये डिसाइड करने वाला मैं नहीं, आप कितने डिप्लोमेटिकली जवाब देते हो सर। ये सच्चाई है, इतने मासूमियत से, बट डिप्लोमेटिकली। सर ये सच्चाई है। इवन अजीत पवार जी के बारे में आपने बोला, इतने डिप्लोमेटिकली बोला कि सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। सर ये सच्चाई है। आम जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, कौन पार्लियामेंट जाएगा, कौन अपने मुद्दे रख रहा है। क्योंकि अगर अडलराव पाटिल का आपने जो नाम लिया, जिक्र किया, उन्होंने 15 साल इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। मैंने 5 साल रिप्रेजेंट किया है। 5 साल में 2 साल कोविड था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि चलो 5 साल मैंने रिप्रेजेंट किया। लोगों ने देखा है ना, किसानों की बात कौन बोलता है, कौन कितने बार पार्लियामेंट पे फ्लोर पे खड़ा होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोलता है, कौन कितने प्रोजेक्ट ले आता है। तो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ up to public, it is up to people who are going to judge, who are going to analyze and who are going to vote. So coming back to rapid fire round, Yeah. क्या आपने कभी सेल्फी के बदले वोट मांगे हैं? जी नहीं। Okay. So your favorite politician, उद्धव
और राज ठाकरे? एक्चुअली बोथ फॉर डिफरेंट रीजंस। उद्धव जी का जो एक कल्चर्ड नेचर है वो मुझे बहुत पसंद है, और राज साहब की दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। हिज ऑरेटरी इज़ फैबुलस, आई डू फॉलो हिम अ लॉट। और दूसरी बात उनकी होती है द वे ही अंडरस्टैंड्स मीडिया। देर आर वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस इन महाराष्ट्र हु अंडरस्टैंड मीडिया एज वेल एज राज साहब अंडरस्टैंड्स। ऑप्शंस आर टू, एनसीपी का उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले या अजीत पवार? शरद पवार साहब। अगेन माय आंसर इज सेम, Last बिकॉज time- जब पवार साहब को पूछा गया हु इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ योर पार्टी, तो ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही सेड हिमसेल्फ। इफ माय बॉस सेज कि ही हिमसेल्फ इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस, तो ऑब्वियसली हमारा अधिकारी भी उत्तराधिकारी भी। लास्ट टाइम यू क्राइड? Publicly, I cried when Swarajya Rakshak Sambhaji serial got over and I visited Vadhu Tulapur. Okay. I could not control my emotions. Publicly, I could not control my emotions because that was a dream. छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे राजा थे कि वो सो ब्रेव। उन्होंने जो दिल्ली का तख्त है, औरंगज़ेब है, उसके सामने कभी घुटने नहीं टेके। 9 साल उन्होंने पाँच फ्रंट्स पे फाइट किया, और बावजूद इसके तकरीबन 330 साल उनको एक गुमनामी के, उनको एक बदनामी के अंधेरे में धकेल दिया था। और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। द क्रेडिट गोज टू माई टीम, टू जी मराठी। वी कुड ब्रिंग आउट दैट रियल हिस्ट्री। आपकी एक हैबिट जो अश्विनी वहिनी को पसंद नहीं है? Being workaholic. You can't always aim for perfection. Sometimes you need to relax. Yeah. Sometimes She you told need in to some rest. of her interview, I guess. Yeah, sometimes you need to take things a bit easy. So Best role you ever got? ये खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज समझता है। तो था ही। जी नहीं, मैं आज Played. आई जस्ट प्ले द रोल। हाँ। आज भी सर जब मैं वो गेटअप करता हूँ, जो कौड़ियों की माला होती है ना, उसको मैं पहले प्रणाम करता हूँ। ओह। जब भी उनका जरेटो पे व सर पे रखना होता है, तो मैं अपने पैरों से जूते निकालता हूँ और फिर वो पैर सर पे रखता हूँ। सो वेन एवर आई गेट दिस रोल, तो मुझे लगता है कि पिछले 16 साल ये किरदार निभाते हुए I have followed some ethics. Wow. And how easy it is for some people to just go on social media and comment. So you don't care about that? I don't care, but I do enjoy और I give a heartily laugh at it कि 16 साल से मैं कर रहा हूँ यार, ये बंदा यहाँ के बोल रहा है, ये खुद को समझता है। मुझे बताओ, जैसे मुन्ना भाई को गांधी जी हेलुसिनेट हो रहे थे, तुमको कभी, मतलब आपको कभी शिवाजी महाराज सर hallucination अगर हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज का हेलुसिनेशन हुआ तो कहाँ पहुँच जाऊंगा मैं? हुआ या नहीं हुआ? राजनीति में, सोशल लाइफ में सबसे बड़ा आदर्श अगर कोई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। हम तो जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन। फिल्म या पॉलिटिक्स? सर पॉलिटिक्स ही आजकल फिल्म बन गई है। एंटी क्लाइमैक्स क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा, किसी को पता नहीं चल रहा है। गुड एंड बैड क्वालिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? सो गुड क्वालिटी इज हिज perception building ability, and what I don't like is his absence in front of media. What is your political ambition? You'll again say this is a diplomatic answer, but actually nothing. Actually nothing. क्योंकि सर एक किसान का बेटा हूँ, मेरे इसमें कोई जिला परिषद मेंबर भी नहीं है। पवार साहब ने मुझे टिकट दिया, लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और मेरे लाइफ का फंडा बहुत सिंपल है। जब भी आईने के सामने खड़े रहो, नज़रों से नज़र मिलानी चाहिए। पॉलिटिक्स में आने से पहले नेम फेम और बनी तो था ही, इसीलिए सर देयर इज नो पॉलिटिकल एज पॉलिटिकल एम्बिशन। मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे जो I'll काम दिया है take वो your point. परफेक्ट करना है। I'll agree with your point. One be blunt statement you want to give? सर कुछ भी हो जाए, 2024 में बीजेपी पावर में नहीं आती। Okay. कुछ भी हो जाए। मुझे एक बात बताइए, पूरा 1 महीना लग गया आपका पीछा करके, आपको फ़ोन करके, परेशान करके, फाइनली मैं यहाँ पहुँच ही गया आपका इंटरव्यू करने के लिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सर अमूल कोहली नज़र में आता है, समझ में नहीं। हाँ, मतलब उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है। लेकिन अगर पकड़ पाया तो फिर वो दिल खोल के सामने आता है। ऑलमोस्ट 1 महीना ना?
True. It has been when I've been running यू around in प्रॉमिस्ड फॉर constituency. मुंबई, देन मैंने बोला अमोल कोले के साथ तो करना ही करना है, क्योंकि ना एक एक्टर जब पॉलिटिशियन बनता है ना तो उसके बहुत सारे आपको शेड्स देखने मिलते हैं, और मैं इतना प्रिपेयर होके मेंटली नहीं आया था कि ना अमोल कोले इतना सारा खजाना खोलेंगे. So actors are basically being very sensitive, और पॉलिटिक्स में ये सेंसिटिविटी मेंटेन करना इज अ टास्क. या तो आप एक्टर करके सेंसिटिव होने चाहिए, यू शुड हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स सोशल इश्यूज, and there's comprehension and understanding of these social issues. These are very important things. लेकिन being an actor, I always say कि I'm blessed to be that sensitive. I can look at these issues that sensitive. So with my statement, I'm closing this interview कि yes, politics is your tea, coffee, your property, your chai. Thank you so thank you, much. It's honor talking to you, and we will meet you again after your winning of second term as a member of parliament. But hopefully I converted one vote for India Gathbandhan. Thank you. 100%. Thank you so much.